brought to you by American Pistachios. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में प्रदूषण पर बात होगी। दिल्ली की हवा हलक घोटने पर आमादा क्यों है, जिम्मेदार कौन है। लेकिन उससे पहले यूपी के लखनऊ से आया ये वीडियो देखिए। वीडियो की लोकेशन लखनऊ का गोमती नगर। इसमें दिख रही महिलाएं जिन्हें पुलिस उठाकर ले जा रही है वो हैं इमरजेंसी नंबर डायल 112 में काम करने वाली महिला कर्मचारी। ये 6 नवंबर से प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों, मामला जानते हैं। दरअसल डायल 112 में करीब 650 लोगों की कम्युनिकेशन ऑफिसर के पद पर तैनाती हुई थी। इन्हें आउटसोर्स करने का टेंडर टेक महिंद्रा कंपनी को दिया गया था। आरोप है टेक महिंद्रा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिसके बाद वी विन नाम की नई कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई। अब इस नई कंपनी पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो यहाँ पहले से संविदा पर काम कर रही महिलाओं को निकालने की तैयारी कर रही है। कई प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाने की जगह नई भर्ती शुरू हो गई। आउटसोर्सिंग के जरिए डायल 112 में काम कर रही महिलाओं की मांग है उनकी सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 18,000 किया जाए और नियुक्ति को स्थायी। इसी को लेकर ये महिलाएं धरना दे रही थी। धरना बढ़ा तो 6 नवंबर की देर रात डायल 112 के अधिकारी प्रदर्शनकारियों से मिलने आए, महिलाओं को समझाने की कोशिश की और ये कहा, देखिए अभी आप में से 1-2 लोग लगातार जब मैं कह रहा हूँ नहीं लगातार कहे जा रही है। संवाद तोड़ना कोई हल नहीं होता है। हम आए हैं क्योंकि हम संवाद करना चाहते हैं, हम आए हैं क्योंकि हम समाधान निकालना चाहते हैं। और जो लोग आपके बीच से नहीं नकारात्मक बात कर रहे हैं लगातार, आप भी समझिए अगर समाधान चाहिए तो आपको भी संयम रखना पड़ेगा। लेकिन ये महिलाएं 7 नवंबर की सुबह भी अपनी जगह से नहीं हटी और इनका एक जत्था मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने लगा। मांग सीएम से मुलाकात की, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग कर अपने ही ऑफिस में काम करने वाली कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मामला राजनीतिक जमीन पर भी रंग दिखा रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना के बाद एक्स पर लिखा, अपने वेतन को पाने और महंगाई के इस दौर में थोड़ा बढ़ाने के लिए जब प्रदेश की वो बहन बेटियां धरने पर बैठी हैं जो डायल 100 के जरिए दूसरों के दुख दर्द को सबसे पहले सुनकर उनकी मदद की व्यवस्था करती हैं, तो एक ऐसी विडंबना है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं। वहीं इस मामले पर यूपी पुलिस की तरफ से भी एक्स पर कहा गया, सारे कॉल टेकर्स जो टेक महिंद्रा ने आउटसोर्स किए थे उनका करार 2 नवंबर को खत्म हो गया था। आंदोलन अब शांत है। जो भी अपडेट्स आएंगे आपको बताए जाएंगे। एक और ज़रूरी खबर बिहार से है, जहां आरक्षण की सीमा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा। मंगलवार 7 नवंबर को नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जातिगत सर्वे के आंकड़े रखे, फिर ये प्रस्ताव रखा। सीएम नीतीश ने अपने प्रस्ताव में क्या कहा, अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईबीसी के लिए 43% आरक्षण देने की बात हुई तो इन तीनों को मिलाकर आंकड़ा 65% पर पहुंचा। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए मिलने वाला 10% आरक्षण जोड़ें तो टोटल 75% का हो जाता है। अभी क्या स्थिति है बिहार में? फिलहाल बिहार में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए 16%, जनजाति के लिए 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 18%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12% और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण है। मुख्यमंत्री नीतीश के मुताबिक उनका इरादा इन बदलावों को मौजूदा सत्र में ही लागू करने का है। ये हुए दिन के जरूरी अपडेट्स। अब रुख करते हैं दिल्ली का। आप में से बहुत सारे दर्शक दिल्ली के वातावरण के बारे में खबरें सुन रहे होंगे। हम आपको वस्तु स्थिति बताते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आप बाहर निकलेंगे तो आसमान पीले रंग का दिखेगा, धुंध दिखेगी, कुछ 100 मीटर आगे की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, आंखें जलने लगेंगी, खांसी आने की आशंका है, गला भारी होगा, सांस में दिक्कत होगी और ऐसा लगेगा कि हवा में कुछ जले की गंध आ रही है, अजीब सी गंध जो अब दूर से नहीं बहुत करीब से आ रही है। ये दिल्ली की हवा है। ये सरकारों की नाकामियों की भी हवा है, महक है। ये महक है हमारी टूट चुकी जिम्मेदारियों की, जिसके तहत हम अपनी हवा को नहीं बचा पाए और बरस दर बरस एक तयशुदा अनहोनी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे इसका इंतज़ार करते हैं। कैसी है दिल्ली की हवा? अंकों में समझते हैं। प्रदूषण का एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं AQI,
फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की गुणवत्ता का सूचकांक। इसे सबसे पहले अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी US EPA ने बनाया था। इसका इस्तेमाल अब दुनिया के लगभग सारे देश करते हैं। ये AQI हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से बदलता है। जितना ज़्यादा AQI उतना ज़्यादा प्रदूषण, और इसी के बढ़ने घटने पर तमाम सरकारें रोकथाम की कोशिशें भी करती हैं। रेंज शुरू होती है 0 से। तमाम रेंज में हवा को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। AQI अगर 0 से 50 के बीच है तो हवा की क्वालिटी गुड कैटेगरी की यानी अच्छी है। 50 से 51 से 100 है तो संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्टरी है। 101 से 200 के बीच है तो मॉडरेटली पॉल्यूटेड यानी कम प्रदूषित है। 201 से 300 के बीच है तो हवा खराब है, पुअर क्वालिटी की है। 301 से 400 के बीच है तो हवा बहुत खराब है, वेरी पुअर। और 401 के ऊपर हवा का स्तर बेहद गंभीर, सीवियर वाली स्थिति में चला जाता है। इसको नापने का काम हमारे देश में एक एजेंसी के पास है जिसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस एजेंसी के पास देश में हर जगह फैले हर किस्म के प्रदूषण का डेटा होता है। ये डेटा एजेंसी को शहरों में अलग अलग जगह पर लगे पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम से मिलता है, और ये जो सिस्टम है उनमें एक सेंसर होता है जो आसपास की हवा का आकलन करता है। ये डेटा शहरों से एजेंसी के पास जाता है, फिर उनकी वेबसाइट या ऐप पर नज़र आता है। आपने AQI सुना, AQI के दुनिया भर के स्टैंडर्ड सुने, भारत में AQI नापने वाली एजेंसी के बारे में सुना। अब ये जानते हैं कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर क्या है। आज 7 नवंबर को हमने जब AQI चेक किया इन वेबसाइट्स पर जाकर तो अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग आया, पर सब जगह दिल्ली में 400 यानी सीवियर से ऊपर आया। वेरी पुअर से ऊपर होता है सीवियर, बेहद गंभीर खतरनाक स्थिति। आनंद विहार इलाका 432, RK पुरम 437, पंजाबी बाग 439 और मोती बाग 410। दिल्ली के 4 स्टेशन, हवा की स्थिति घातक है। पर यह प्रदूषण दिल्ली की सीमा तक सीमित नहीं है, महदूद नहीं है। आसपास के इलाके जिसे NCR कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, वहाँ पर भी बुरा हाल है। नोएडा में 350, ग्रेटर नोएडा 440, गाजियाबाद 360, फरीदाबाद 380 और गुरुग्राम 370। यानी यहाँ पर भी स्थिति वेरी पुअर और सीवियर के बीच में है। और ये हम आपको औसत बता रहे हैं, यानी किसी एक स्टेशन पर AQI ज़्यादा रहा, किसी पर कुछ कम, और बीच में एक ये औसत आया। प्रदूषण इतना है, वजह क्या है, और हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में ही ये समस्या क्यों बढ़ती है, खासकर दिल्ली NCR के इलाके में। हमने एक्सपर्ट्स की मदद और रिसर्च आर्टिकल के जरिए कुछ वजहें इकट्ठा की। पहली, वाहन, व्हीकल्स। देश के इस हिस्से में अर्बन आबादी ज़्यादा है, इसके पास कारें हैं, दूसरे साधन हैं, और सार्वजनिक साधन कम हैं या ओवरलोडेड हैं। जो साधन हैं जिनका इस्तेमाल दफ्तर या दूसरे कामकाज के लिए होता है, इसमें बड़ी संख्या डीजल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की है। सामान ढोने वाले बड़े वाहन भी हैं और इनके चलते होता है प्रदूषण। दूसरी वजह कंस्ट्रक्शन, निर्माण। अर्बन आबादी को रहने के लिए घर चाहिए, फिर ये रिपेयर भी होते हैं, सड़कें भी बनती रहती हैं, कंपनियों के ऑफिस बनते रहते हैं, मॉल और दूसरी जगह, और इसके लिए बालू, मिट्टी, सीमेंट, ईंट का इस्तेमाल होता है। और भवन निर्माण के समय ये चीज़ें हवा में उड़ती हैं और फिर टिक जाती हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। तीसरी वजह है त्यौहार। देश के बड़े त्यौहार यानी मोबिलिटी ज़्यादा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ, इन मौक़ों पर आतिशबाजी और उत्सव संबंधी दूसरी चीज़ें होती हैं। सामानों की आवाजाही, लोगों का बाजार जाना ज़्यादा, और इससे प्रदूषण में इजाफा होता है क्योंकि मोबिलिटी बढ़ जाती है। प्रदूषण के इस कारण पर धार्मिक किस्म की बहसें भी होती हैं। हिंदुओं के ही त्यौहार से दिक्कत क्यों, तरीके सवाल पूछे जाते हैं, जबकि ये कलेक्टिव जिम्मेदारी की बहस है, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार हो या मुस्लिमों का त्यौहार, हवा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके फेफड़ों में दाखिल होने से पहले। बहरहाल अगले कारण पे चलते हैं, और ये है पराली। सबसे बड़ा कारण इस दौर में, धान की फसल में जब उससे चावल के दाने निकाल लिए जाते हैं, ठूंठ बचता है कटाई के बाद, जो मिट्टी में लगा होता है, इसे पराली कहते हैं। आप अगली फसल तभी लगा पाएंगे जब इस पराली को हटा लें। मिट्टी खोदकर पूरी पराली को हटाना एक लंबा और खर्चीला काम है, तो किसान एक सस्ता और आसान रास्ता अपनाते हैं। पराली लगे खेत को आग के हवाले कर देते हैं, ये जल जाती है, खेत अगली बुआई के लिए खाली हो जाता है। पर प्रदूषण के कुछ और कारण भी हैं जिन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हम सुनते हैं विशेषज्ञों को। कौन है विशेषज्ञ? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर से जुड़े पर्यावरणविद सुनील दहिया। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली NCR में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ये हर साल होता आया है। अगर हम पिछले
2-3 साल को छोड़ दे, जो कोविड के बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन रही थी। और इसका मुख्य कारण है कि जो एक्शन हमें सोर्स पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लिए जाने चाहिए वो हम नहीं ले पाए हैं इतने सालों से। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें कि आज भी हम निजी वाहन लेकर बाहर निकलने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सुदृढ़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। और नए नए फ्लाईओवर बना करके हम प्राइवेटाइज मोटराइज व्हीकल्स को ही इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। हमारे वॉकिंग वेज, साइकिलिंग वेज या पब्लिक बसेज उस मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरा, इसके साथ जो बिजली हम पैदा करते हैं, दिल्ली एनसीआर में नहीं पूरे भारत भर में लगभग 75% बिजली जो कोयले से आती है, वो कोयले के जो प्लांट्स हैं उन पर स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी होता है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वो ज्यादातर पर नहीं लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर के 300 किलोमीटर के रेडियस में जो पावर प्लांट्स हैं, लगभग 12 पावर प्लांट हैं, उनमें से सिर्फ 2 पावर प्लांट पर वो पोल्यूशन को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी लगाया गया, 10 अभी भी ऐसे ही चले। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है इस पोल्यूशन को बढ़ाने में, और वो भी अपने जो पोल्यूशन के मानक हैं उनको सही तरीके से पालन नहीं करते हैं। और दूसरा, इनका जो अमाउंट और स्केल है इंडस्ट्रीज का वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस दिल्ली एनसीआर के इलाके में इमिशन लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है और वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से या अनरेगुलेटेड तरीके से हो रहा है, वहाँ से भी काफ़ी पोल्यूशन आता है। और फिर हम वेस्ट पर आते हैं, जो वेस्ट हमारे सड़कों पर, गलियों में या फिर डंप साइट पर जला दिया जाता है, वो साल भर और कई सालों से ये सारे कारक रहे हैं पोल्यूशन के। वापस पराली पर आते हैं क्योंकि ये अभी बहस का मुद्दा है। पराली जलाने का काम इक्का दुक्का किसान नहीं करते, इक्का दुक्का करते तो इतनी राजनीति नहीं होती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान के बहुतेरे किसान ये काम करते हैं। खेतों के एक कोने में आग लगाते हैं, आग पूरे खेत में बढ़ जाती है और ये खेत के साइज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें लगी आग कितनी देर जलेगी। कभी कभी 2 दिन तक और कभी कभी कुछ एक हफ्तों तक आग जलती रहती है और धुआं फैलता रहता है। हमने जिन राज्यों का जिक्र किया, ये दिल्ली को चारों ओर से घेरे हैं, लिहाजा यहाँ के खेतों से उठी धुएं की चादर दिल्ली को ढक लेती है। इस प्रदूषण से जो धुंध उपजता है उसे स्मॉग कहते हैं, वही स्मॉग जो भी दिल्ली के आसमान में छाया है। सर्दियाँ आने पर हवा की गति कम होती है, लिहाजा ये स्मॉग हवा के साथ बहने में वक्त लेता है और कई दिनों तक आसमान में बना रहता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। इन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। ये न ज़मीन पर बैठते हैं, न गैस की तरह ऊपर उठते हैं। इतने हल्के कि हवा में सस्पेंडेड, लटके से रहते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो ये सांस के साथ अंदर फेफड़े तक जाते हैं और दिक्कत पैदा करते हैं। कैसी दिक्कत? फेफड़ों से शुरू होकर हमारे दिमाग तक जाती है दिक्कत। इस बारे में सुनते हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को और पीजीआई चंडीगढ़ के इंटरनल मेडिसिन के हेड प्रोफेसर संजय जैन को। तो एयर पोल्यूशन पिछले कुछ दिनों में सीवियर कैटेगरी में ही है दिल्ली और एनसीआर रीजन में। इसका यह मतलब है कि सांस की तकलीफ जो है आम आदमी को भी, और जिन लोगों को सांस की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों में ये तकलीफ बढ़ सकती है, सांस की तकलीफ ज्यादा हो सकती है। उसके कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो सकती है और इमरजेंसी विजिट्स ज्यादा हो सकती हैं। ओपीडी में भी पेशेंट्स ज्यादा तादाद में सांस की बीमारी तकलीफ के साथ आ रहे हैं और इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू एडमिशन, ओपीडी रेफरल्स पेशेंट्स में भी बढ़ रहा है। और जो आम आदमी हैं जिनको कोई रेस्पिरेटरी या सांस की तकलीफ नहीं है, उनको भी सांस लेने में घुटन सी हो रही है। कई ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको कोई दमा या सांस की तकलीफ नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि रात को उनको सांस ले नहीं पाते, चेस्ट में टाइटनेस लगती है, छाती से आवाज आने लगती है सीटी जैसी, या खांसी हो रही है, और कभी कभी आंखें में भी आंखें लाल हो जाती हैं, इरिटेशन होती है और आंखों से पानी भी आ जाता है। एयर क्वालिटी आपकी पुअर है तो जिन लोगों को दमा है, जिन लोगों को बीमारी लंग की है जैसे सीओपीडी कहते हैं, या कोई और फेफड़ों की बीमारी है जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हुई या लंग में स्कारिंग हुई, उनको तो बहुत ही ज्यादा इसका असर पड़ सकता है। उनको खांसी होना, चोकिंग होना, ब्रेथलेसनेस होना और चलने में सांस फूलना, ये बड़ी कॉमन चीज हो जाती है। दूसरी चीज जो असर पड़ती है वो हार्ट पे पड़ती है, स्पेशली पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको हार्ट की डिजीज है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब एयर क्वालिटी इंडिसेस पुअर होते हैं तो उस देश में या उस जगह में हार्ट अटैक के इंसिडेंस, कॉरोनरी आर्टरी इवेंट्स के इंसिडेंस, ब्लड प्रेशर का बढ़ना अगेन एक लाजमी हो जाती है। तीसरी चीज जो हम भूल जाते हैं वो है दिमाग में पड़ने वाली परेशानी। जिन लोगों को देखा गया है कि अंडरलाइंग ब्रेन की प्रॉब्लम है, चाहे वो साइकोसिस को जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ या डिप्रेशन हुआ,
तो जहां पर एयर इंडिसेस पुअर हैं, वहां पर विजिट्स टू मेंटल फैसिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। लोगों को प्रेसिपिटेट स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं। नॉर्मल आदमी में हेडेक, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसी चीजें होनी बड़ी कॉमन है। साफ है हमारी तबीयत इन वजहों से खराब होगी और हो रही है। हम अपने दफ्तर से ही आपको उदाहरण देते हैं। हमारी टीम में लगभग 90 लोग हैं। हमारी टीम का एक बड़ा हिस्सा नोएडा में बैठता है और रोजाना कई साथी इस प्रदूषण से होने वाली दिक्कतों की वजह से दफ्तर नहीं आ पा रहे। दिक्कतें क्या, जिनका जिक्र अभी डॉक्टर कर रहे थे। अब पराली वाली समस्या में 2 राज्यों पर फोकस ज़्यादा है, पंजाब और हरियाणा। और यही 2 राज्य क्यों? क्योंकि इन 2 में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, हरियाणा में भाजपा की। दोनों एक दूसरे पर ज़्यादा पराली जलाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सच ये है दोनों बेधड़क पराली जला रहे हैं। हमने 24 अक्टूबर के ललन टॉप शो में आपको इन राज्यों की पराली की समस्या के बारे में बताया था। अगर आप वो एपिसोड देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड में हमने नासा की सैटेलाइट से ली तस्वीरें दिखाई थी, जहाँ ये तथ्य साफ हो रहा था कि दोनों ही राज्यों के किसान अलग अलग वक्त पर पराली जला रहे थे और ये क्रम अब भी जारी है। इनकी तुलना करें तो कुछ कमी आई है, पर प्रदूषण को देखते हुए हम कह सकते हैं ये काम अब भी बहुत ज़्यादा है। और आंकड़े कहते हैं कि पराली से लगी आग का कुल 65% अकेले पंजाब में है, यानी पंजाब में ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार और पंजाब में भगवंत मान की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। तो ब्लेम गेम कितना दुरुस्त है? पराली को लेकर ये जो झगड़ा हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया। 7 नवंबर 2023 को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने स्वतः संज्ञान के तहत मामले की सुनवाई की और कठोर टिप्पणियां की। क्या कहा? दिल्ली के लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो हर साल इसी मौसम में प्रदूषण का सामना करते हैं। ये मौसम बीत जाता है और फिर लौटकर अगले साल आता है। 5 साल से लगातार हो रहा है। अब समय है इस पर कुछ किया जाए, बजाय कि इसको अगले साल पर टाल दिया जाए। हम चाहते हैं कि पराली जलाना बंद किया जाए। हमें नहीं पता आप कैसे करेंगे, पर इसे करिए। जस्टिस कौल ने एक वाकया सुनाया कि मैं एक वीकेंड पर पंजाब यात्रा पर था। मैंने रोड के दोनों ओर खेत जलते देखे। सुनवाई में पंजाब सरकार ने दावा ठोका पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने के मामले में 40% की कमी आई। इस पर जस्टिस कौल ने संदेह जताया और कहा कि कहाँ है कमी, केवल इतना अंतर आया कि आप दूसरे राज्यों पर ब्लेम डाल रहे हैं। जाहिर है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। फिर लपेटे में आई दिल्ली सरकार, क्योंकि कुछ दिनों पहले खबर आई कि दिल्ली में स्मॉग से निपटने के लिए लगाए गए स्मॉग टावर काम नहीं कर रहे। कोर्ट ने पूछा सरकार से क्यों काम नहीं कर रहे। सरकार का जवाब, दिल्ली की अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने पूछा टावर को जल्द चलायमान बनाए, साथ ही आदेश दिया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन कोर्ट के सामने हाजिर हों। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को आदेश जारी किए और कहा कि पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाएं और इसके लिए हर थाना क्षेत्र के एसएचओ को जिम्मेदार बनाएं। ये तो हो गई कोर्ट की बात। सरकारें कितना काम कर रही हैं, पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में 6 नवंबर को ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया गया। 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड तारीखों वाले दिन ऑड नंबर की कारें रहेंगी। 1, 3, 5, 7, 9। इवन वाले दिन इवन नंबर वाली कारें। 13 नवंबर की तारीख क्यों? क्योंकि इसके पहले दिल्ली समेत पूरा देश दीपावली का त्यौहार मना रहा होगा और लोगों को इसकी तैयारियों के लिए वक्त और गाड़ी दोनों चाहिए। दीपावली के बाद हवा का स्तर और बिगड़ेगा प्रदूषण के मामले में, इसका अंदेशा है। इसके साथ ही दिल्ली में GRAP का फेज 4 लागू कर दिया गया। GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसका दूसरा फेज। ये केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बनाया एक्शन प्लान है, जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किया जाता है। फेज 4 तब लागू करते हैं जब AQI 450 के पार हो। इसमें क्या एक्शन होता है? होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पार्किंग की फीस बढ़ा दी जाती है। CNG बसों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो की संख्या बढ़ाई जाती है। इस कदम से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये सोच होती है। दिल्ली NCR में BS4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ज़रूरी सरकारी काम को छोड़कर बाकी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधियों को पूरी तरह रोक दिया जाता है। सारे कंस्ट्रक्शन के काम भी रोके जाते हैं। जिलाधिकारियों और सरकारों को ये अधिकार मिल जाते हैं कि वो स्कूलों की छुट्टियां घोषित करें, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए भी कंपनियों से बात करें। सुनिए दिल्ली सरकार का हाल ही मौसम पर क्या कहना है। अभी जो नियम कानून हम जो बना रहे थे उसके लिए, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इनकॉर्पोरेट करेंगे और वो स्टडी करने के बाद निर्णय लेंगे। बॉडी में लागू होगा, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्टडी करने के बाद आपको हम बताएंगे। सर थोड़ा ऑड इवन होगा या नहीं होगा? ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको एक बार पढ़ने के बाद कि उसमें उन्होंने क्या ऑर्डर में लिखा है, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। अब बात नोएडा की। नोएडा प्रशासन ने आंशिक पाबंदियों की घोषणा की है। ग्रेड 4 लागू कर दिया है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9 तक के स्कूल बंद। सुनिए इस पर नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश M की बात। 15 दिन से जो रोड में जितने भी डस्ट और सिल्ट है, इसको स्वीपिंग के लिए हम लोगों ने बहुत मेगा रैली शुरू कर दिया। तो
मेन आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड और जितने भी रोड है तो हम लोगों ने टाइम शेड्यूल भी फिक्स कर दिया और हमारे जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक टाइम चार्ट दे दिया कि ये सारा चीज़ क्लीन होना चाहिए। और हमारा अथॉरिटी में जितने भी हमारा एयर गन्स है और वाटर स्प्रिंकलर्स है वो भी लगातार चल रहे हैं। एंड सेकेंडली जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहे हैं उनको भी हम लोगों ने नोटिस दे दिया और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम लोगों ने रोक दिया और कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहे हैं उनका जो भी मटेरियल्स पड़ा हुआ है रोड में सारा उसको हम लोगों ने कवर कर दिया। और इसी तरह जितने भी जो ग्रैब का जो रूल्स है वो वायलेशन ना हो, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ वायलेशन मिला है अभी तक 48 लाख का हम लोगों ने चालान काटा है और स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं उनको। अब बात गुरुग्राम की। नगर प्रशासन ने भी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद कर दिया। दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रकों को भी रोका जाएगा, इसका ऐलान किया। दिल्ली में रजिस्टर किए गए मीडियम और हैवी वाहनों की एंट्री रोकी जाएगी बशर्ते वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े ना हों। साथ ही सभी किस्म की निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इन कदमों के साथ एक उम्मीद मौसम ने भी दी है। उम्मीद ये कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ने वाली है, बारिश हो सकती है और उम्मीद है कि इसके बाद प्रदूषण कुछ कम होगा। अगर हमारी हवा साफ नहीं और घर में हवा साफ करने की मशीनें लगाई जा रही हैं तो साफ है कि दिक्कत है। हम अपने नागरिक अधिकारों के लिए हकदार हैं तो साफ हवा और साफ पानी के लिए भी हम सरकारों को कोसते हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाने से भी बचते हैं। अलबत्ता जिम्मेदारी उठाने की बात को हम अपनी धार्मिक आस्था पर हमले की तरह लेते हैं, लेकिन हमें जानना होगा साफ हवा हम सब की जिम्मेदारी, हम सब इससे सफ़र कर रहे हैं इसके खराब होने से। खबरों का सिलसिला यही, अब उम्मीद की बात। कहानी है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से। पूर्व नक्सली की नाम सुमित्रा साहू नक्सलियों की अमदाई एरिया कमेटी की पूर्व कमांडर थी। पहले पर्चा जारी करके वोटिंग से रोकती थी। जीवन के 13 साल चुनाव का बहिष्कार करने में लगवा दिया। फिर आत्मसमर्पण किया। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बनकर आई आरक्षक। नक्सलियों के खिलाफ खड़ी हो गई और आज हुई वोटिंग में पहली बार डाला वोट। यानी ये जनादेश की जीत का एक जीवंत चित्र बन गया है। सरकारें लगातार काम करती रहें तो उम्मीद और लोकतंत्र इसी तरह देश के कोने कोने में न सिर्फ पहुंचेगा बल्कि मजबूत भी होगा। लोकतंत्र की बात है तो याद रखिए, इस त्यौहार को कवर करने के लिए ललन टॉप की टीमें 4 टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं और अलग अलग इलाकों को कवर कर रही हैं। हमारे साथी सोनल, कुलदीप, अभिनव और विकास। आप ललन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म पर इस चुनावी यात्रा को देख सकते हैं। साथ ही पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज जमघट भी चल रही है, उस पर भी आप अपनी राय देख सकते हैं। आज का शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।